हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार हो रही होगी। तो स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आवर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, जिसे हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7 आवर इन्वायरमेंट को कंप्लीट कवर करेंगे। बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी बुक को, ताकि आप बेसिक कंप्लीट हो जाए, तब आप कोई भी एडवांस बुक इजीली पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्री और मेंस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी और पीसीएस, तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमें उसमें इंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल न्यूज़ को छोड़ देना होता है। बाकी जितने भी न्यूज़ हम कवर कर सकें, फॉर हमें एग्ज़ाम्पल वहाँ से लेने होते हैं। जब हम ये आज पढ़ेंगे और जितने भी मैंने इसके पहले के एनसीईआरटी बुक्स कवर किए हैं, अगर आप उनको पढ़िएगा तो में आएगा कि हमें न्यूज़पेपर को कितने अच्छे से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम हो, प्री एग्ज़ाम हो। कितने सारे टॉपर ने ये भी यहाँ तक कहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक अगर 6 से 12 तक किसी भी एस्पिरेंट ने पढ़ लिया, वो इजीली यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो वो मैगज़ीन के थ्रू या डेली न्यूज़पेपर के थ्रू वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल कोट के साथ। कोर्स बताने के पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आपको कोई भी यूपीएससी या पीसीएस के लिए गाइडेंस चाहिए, कोई भी प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए, आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको एक 1 ईयर का कोर्स होगा, जिसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए हेल्प की जाएगी और बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। 1-to-1 मेंटर दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटर दिए जाएंगे और उसमें आपके सारे क्वेरीज को सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं, उसमें आप इजीली उसे क्लियर कर पाएँ। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल कोड के साथ। अब से हम एक पावरफुल कोड का यूज़ करेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी इसे यूज़ कर पाएँ। और कोर्स से आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, तो वो एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल है, ताकि जब भी आप पढ़ाई करें तो यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए हमारे अंदर एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड, बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। महात्मा गांधी जी द्वारा ये बहुत ही फेमस और एक्सीलेंट कोट दिया गया है। अगर आप भी रियलाइज़ करेंगे तो आप भी सहमत होंगे इस कोट से, कि अर्थ के पास सब कुछ अनलिमिटेड है। सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया है, जो भी हमें आवश्यकता है, पानी, हवा, ज़मीन, सॉयल, एयर, वाटर, लैंड, सब कुछ हमारे पास अनलिमिटेड है। बट अर्थ हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग एक इशू आई है, वो एक ह्यूमन लालच का ही नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग इशू जो इतनी क्राइसिस हो रही है, फिर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो बिल्डिंग्स बनाने का नतीजा है कि अनलिमिटेड बिल्डिंग्स अन सही तरीके से ना प्लान किया हुआ, ना अनप्लान्ड सिटी, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज देखने को मिल रही है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अर्थ ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है, जो भी हमारी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा हमें दिया है, बट हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो चलिए इसी कोर्स के साथ आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, कि हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है, उसमें अधिक से अधिक आउटपुट निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। इसमें मेनली 7 चैप्टर हैं। आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हैं। 2-3-4 बार पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी।
और जैसा आपको कैसा ये लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें एक स्टोरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप चाहे तो इस स्टोरी को इससे एग्ज़ाम में एज अ एनेक्डोट यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, द लैंड वी आर लिव। मेनली आप ऐसा समझ सकते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इट इज़ योर इन्वायरमेंट। वातावरण, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, जिससे आपका आसपास की चीज़ें जो आपके सराउंडिंग को बनाती हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। हाउ डू यू, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये 3 मेन कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। नेचुरल में क्या आते हैं? एयर को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, वाटर से रिलेटेड हाइड्रोस्फीयर, लैंड से रिलेटेड लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड बायोस्फीयर। फिर ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन मेड थिंग्स है, उस बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मूवमेंट। और ह्यूमन में भी वैरायटी है, इंडिविजुअल, एक ह्यूमन, फैमिली, बहुत सारे, कम्युनिटी मतलब बहुत सारी फैमिलीज़। फिर रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब आते हैं हम कि यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये आप समझ ही चुके होंगे। इन्वायरमेंट को हम नेचुरल इन्वायरमेंट को 2 भागों में बांटते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। आपने इसके पहले फिगर देखे नेचुरल इन्वायरमेंट की। तो बायोटिक मीन्स जो प्लांट, एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम बायोटिक कहते हैं। और जो हमारे लैंड, वाटर, एयर, जो नॉन लिविंग एलिमेंट है, उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट में अबायोटिक कहते हैं। बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स है, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है या एलिमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये आप समझ ही चुके होंगे कि जो नेचुरली अवेलेबल है उसे नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं हम। लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम टॉप लेयर ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर मीन्स मेनली, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, लिथोस्फीयर लैंड, सॉइल। जब लैंड से जुड़ी हम कोई पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, जो आसपास के लैंड के एजुकेशन को बताते हैं या लैंड के बारे में बताते हैं। एटमॉस्फेयर, जब हम एयर की स्टडी करते हैं, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जब हम वाटर की वैरायटी पढ़ते हैं, ओशन वाटर, नॉर्मल वाटर, पॉन्ड, तो ये हाइड्रोस्फीयर को बनाते हैं। लिविंग थिंग्स, और तो इस जब लिविंग थिंग्स की हम स्टडी करते हैं तो बायोस्फीयर के रूप में हम उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे लिथोस्फीयर, इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉयल। आप समझे चुके होंगे कि जो हार्ड रॉक, मिनरल्स, इस सब से और जो सॉयल से ढका हुआ रहता है, लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस विच वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली, ये सब से मिल इरेगुलर शेप देखने को मिल जाते हैं। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म जो है वो ऊपर कंटिनेंट पे भी मिलते हैं और ओशन में मिलते हैं। कंटिनेंट मतलब जितने सारे कंट्रीज़ हैं उन्हें जो लैंड एबव है, सी के ऊपर जितने भी लैंड उसे कंटिनेंट कहते हैं। और जो ओशियन फ्लोर है उसमें भी बहुत सारे लैंड फॉर्म दिखते हैं। लैंड फॉर्म मीन्स शेप, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ये सब ओशन फ्लोर पे भी दिखते हैं लैंड फॉर्म्स।
लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रासिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। जो लिथोस्फीयर है हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ग्रासलैंड प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रेजिंग, जो एनिमल खा सके घास, फिर एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड प्रोवाइड करते हैं और हमारे सेटलमेंट के लिए भी लैंड प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे बायोस्फीयर एक ग्रुप ऑफ है जिसमें बायो के बारे में ज़्यादा पढ़ाई जाती है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोजन, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यहाँ चारों जो इन्वायरमेंट की एलिमेंट है उसे बताया गया। डोमेन ऑफ वाटर इन रेफर्स टू हाइड्रोस्फीयर, जिस क्षेत्र में ज़्यादा वाटर के जो डोमेन कर रहे हैं उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, सी, ओशियन। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजर। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, जो सभी जीवित हैं, उनके लिए रिवर, लेक, सीज, ओशन बहुत ही ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो पतली सी लेयर है अर्थ के सराउंड में, पूरी तरह से अर्थ को जो घेर के रखी हुई है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और ग्रेविटेशन की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है उसे अर्थ ने होल्ड करके रखा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एयर अर्थ से निकल चुकी होती। इसलिए ग्रेविटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Ecosystem means जो एक एरिया जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, फिजिकल फॉर्म में, केमिकल फैक्टर्स, जो एनर्जी, मिनरल, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। हार्मफुल रेस, एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रे से बचाती है, हीट बर्न होने से बचाती है। बहुत सारे एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, नंबर ऑफ गैसेस है उसमें, डस्ट है, वाटर वेपर है। प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट एनिमल जो भी लिविंग वर्ल्ड है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी all plant, animal, human being depend on their immediate surrounding। कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑफ्टन दे आर also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। जो अभी आपके आसपास का वातावरण है उसे एज अ इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, जिससे आप अपने फैमिली के द्वारा इंडिपेंडेंट हैं। फिर फैमिली के आसपास जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी आप डिपेंडेंट हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबको मिला करके एक इकोसिस्टम बनता है। यहाँ पे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब एक दूसरे पे और अपने सराउंडिंग जो भी है, इमीडिएट सराउंडिंग मतलब जो अभी आपके आसपास के सराउंडिंग है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम इकोसिस्टम समझ सकते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, यहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बिना मनी के जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु द्वारा एक्सचेंज करते हैं उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये बहुत पुराने समय में होता था जब मनी एज अ रुपीज़ नहीं आई थी, तब लोग अब कोई भेड़ बकरियों के बदले मैंगो ले लेते थे, कोई मैंगो के बदले भेड़ बकरियाँ। इस तरह से बार्टर सिस्टम मतलब एक गुड के बदले दूसरे गुड्स, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु द्वारा एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी के, तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बिगेन इंटरैक्ट विद द
environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. पहले हम नेचुरली डिपेंडेंट थे अपने नेचर पे, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल्स लोग होते हैं। आज के समय भी जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो अपने नेचर पे ही डिपेंडेंट होते हैं फुल्ली। फिर कुछ कुछ ट्राइबल्स मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे भी वो लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले कैसे कैसे आया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप डोमेस्टिक, पहले ऐसे था हंटर गैदरिंग। फिर उन्होंने स्किल सीखे कि कैसे हम एक क्रॉप को मतलब जनरेट करके इस तरह से डोमेस्टिकेट करके एनिमल्स को इस कैसे अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस तरह से लोग अपने रोज़गार को बढ़ाते चले गए। इफ़ यू वांट, इसमें बस इतना ही था कि इन्वायरमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए दूसरे चैप्टर को खोलते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर क्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है। तो ये GS1 ज्योग्राफी और GS2 के लिए, GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर homeland in a dynamic plate. It is constantly undergoing change inside and outside. Have you ever wondered what lie in the interior of the earth? अर्थ के अंदर क्या है? The deepest mine in the world is South Africa, 4 किलोमीटर। सबसे डीपेस्ट है, 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में गड्ढे खोदे गए हैं। जबकि एकदम अंदर जाने के लिए अर्थ के 6000 किलोमीटर गड्ढे खोदने होंगे, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है और ना कोई अभी तक पहुंच पाया है। सिर्फ मैक्सिमम 4 किलोमीटर की गहराई तक हम जा पाए हैं। और जो ऑयल है, जो ऑयल इंजीनियर हैं, वो 6 किलोमीटर तक जा पाए हैं। उसके अभी तक अंदर हम जा नहीं सके हैं। तो ये आपको फिगर दिख रही होगी। 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है और 15% इनर कोर है। ये अर्थ के इनसाइड की पार्ट है, जो कि अर्थ के इनर भाग को बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो होती है वो 84% मेंटल है। इसमें पिघले हुए मैग्मा या लावा जिसे हम जानते हैं वो आते हैं और सॉलिड लावा भी आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अर्थ के भाग में पाए जाते हैं। फिर इनर कोर है और सबसे कम क्रस्ट है, जिस पे हम या सी है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layer. It is about 35 centimeter on the continent mass and only 5 kilometer in the ocean floor. जो इसकी थिकनेस है, जो 35, जो कंटिनेंट है वो 35 किलोमीटर तक थिकनेस है और जो ओशियन फ्लोर है उसकी सिर्फ 5 किलोमीटर ही थिकनेस है। The main mineral constituent of the continental mass, the silica aluminum is Sial. कंटिनेंट किससे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके, जिसे हम सियाल भी कहते हैं। और जो ओशियन क्रस्ट है वो कैसे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इसलिए हम उसका नाम सीमा कहते हैं। सीमा मीन्स ओशियन फ्लोर, सियाल मीन्स कंटिनेंटल फ्लोर। जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है कंटिनेंट, ओशियन फ्लोर बनी है सियाल से, सीमा से, जिसका नाम है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1%, ये तो मैंने आपको फिगर में बता ही दिया। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and it is nickel.
जो अर्थ का कोर है वो बना है नाइफ से। नाइफ मीन्स निकल और फेरस से। Rock and minerals. The earth crust is made up of various type of rock. Any natural mass of mineral matter that make up the earth crust is called rock. Rock can be of different color, size और texture. अब यहाँ पे हम रॉक के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन से मिनरल्स होते हैं और क्यों होते हैं। मेनली 3 प्रकार के आपके रॉक्स मिलते हैं। पहला रॉक है इग्नियस रॉक, जिसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है जो सेडिमेंट से बनते हैं। तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, जो इग्नियस और सेडिमेंट मिला करके जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। व्हेन द मोल्टेन, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है इग्नियस, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिस, बट अब हम चलेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। When the molten magma cool, it becomes so solid. Rock thus form are called igneous rock. जब मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा ऊपर आती है क्रस्ट के ऊपर और वो ठंडी हो जाती है, तो उससे हम जो रॉक बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, क्योंकि ये गर्म लावा से बनी है। गर्म लावा जब ठंडी होती है, जो रॉक बनती है उसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। यहाँ पे 2 तरह के इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक मीन्स जो क्रस्ट के अंदर ही बन चुकी है, उसे हम इंट्रूसिव कहेंगे। इन मतलब अर्थ के अंदर। एक्सट्रूसिव मतलब जब जो रॉक हमें बाहर दिखती है, जो रॉक हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर माउंटेन के रूप में दिखती है, उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। पहले एक्सट्रूसिव रॉक। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जब अर्थ के सरफेस पे आ जाती है मोल्टेन मैग्मा और वो सॉलिड होकर रॉक बनाती है, रॉक फॉर्म इन सच अ वे ऑन क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस, जो अर्थ के सरफेस पे हमें रॉक दिखेगी, जो हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, उसे हम एक्सट्रूसिव बोलेंगे। एक्सट्रूसिव मतलब बाद, मतलब सरफेस के ऊपर। इंट्रूसिव मतलब सरफेस के अंदर। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट। डक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो डक्कन प्लेटू है, दक्षिण भारत के जो प्लेटू हैं, वो है आपके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए, सम टाइम मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर गहराई में मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन हो जाते हैं, उस रॉक को बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। जब वो जो मोल्टेन मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो कूल डाउन होता है स्लोली, तो उसमें ग्रेन्स, बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स मीन्स दाने, बड़े दाने होते हैं, तो इससे ग्रेनाइट। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइस एंड ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। रॉक रोल डाउन, क्रैक, हिट। अब सेडिमेंट के ऊपर आते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेकंड रॉक। जो आपके रॉक्स हैं, जो पहाड़ हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, क्रैक होते हैं, हिट होते हैं ईच अदर से, फिर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं, फिर बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल में टूट के वो सेडिमेंट बनाते हैं। जब सेडिमेंट विंड, वाटर, एयर के द्वारा कहीं डिपॉजिट होती है और उस पर जब थोड़ा कंप्रेशन और हार्डनेस टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक, जब उसमें बहुत सारे कंप्रेशन होते, प्रेशर आता है और हार्डनेस की वजह से जो चट्टानें बनती हैं, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जो आपको फिगर में दिख रहा है। सेडिमेंट से बने रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन मेड फ्रॉम ग्रैंड ऑफ सैंड। सैंड से जो रॉक बनती है उसे सैंड स्टोन कहते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम, और इसमें फॉसिल्स भी मिलते हैं। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउस, बिल्डिंग। ये आपने देखा होगा कि जो रॉक का यूज़ है वो रोड बनाने में होता है, हाउस बनाने में होता है, बिल्डिंग बनाने में होता है, etc।
फिर यहाँ पे 2 टाइप के आपको रॉक दिखेंगे, रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से, ताजमहल वाइट मार्बल से बनते हैं। यहाँ पे रॉक साइकिल दिखाई हुई है कि मैग्मा के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक में बदलना है, सेडिमेंट्रिक से मेटामॉर्फिक रॉक में बदलना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3, आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा अर्थ है वो कैसे चेंज हो रहा है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स known as lithosphere plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. एक साल में कुछ ही मिलीमीटर जो प्लेट्स है लिथोस्फीयर वो थोड़ी सी मूव करती है, जस्ट अ मिलीमीटर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इसके पहले हमने पढ़ा कि अर्थ के इनर पार्ट में कैसे है, क्रस्ट, मोल्टेन मैग्मा या मैग्मा, फिर नीचे कोर। तो जो मोल्टेन मैग्मा है, जो मेंटल की जो भाग है जिसमें मोल्टेन मैग्मा है वो मूव करती है, जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट हल्की हल्की मूव करती है और एक साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही मूव हो पाता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूव और divide on the basis of force which cause them. The force which act in the interior of the earth are called endogenic force, or the force that work on the surface of the earth is called exogenic force. अर्थ के चेंजिंग में 2 मेन फोर्सेस काम आते हैं, वो है इंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर भाग से आते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो सरफेस के ऊपर हमें दिखते हैं। अर्थ मूवमेंट मेनली क्यों होते हैं? 2 फोर्सेस की वजह से, इंडोजेनिक फोर्सेस जो अंदर से आते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर से आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडोजेनिक फोर्सेस में हम पढ़ेंगे सडन फोर्सेस, अचानक से जो बल आ गए, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब अचानक ही होते, सडन फोर्सेस हैं। फिर डियास्ट्रोफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन, जो डियास्ट्रोफिक फोर्सेस है, जैसे ह्यूमन द्वारा एक फोर्स क्रिएट कर देना बिल्डिंग माउंटेन के लिए, तो उसमें इंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो इरोजन, डिपोजिशनल जो प्रोसेस होती है, उस वजह से भी अर्थ में चेंजेस देखने मिलते हैं हमें, जैसे रिवर, विंड, सी वीव, ग्लेशियर, इन सब के द्वारा भी चेंजेस आते हैं अर्थ के क्रस्ट पर। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। जो भी हमें कुछ कुछ प्लेट, जैसे हमने पढ़े हैं कि एक साउथ अफ्रीका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, जो हम कंटिनेंट के रूप में पढ़ते हैं, महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से जब हम ये बड़े बड़े लार्ज प्लेट हो गए, स्मॉल स्मॉल प्लेट भी होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ पे। मैंने पहले ही बता दिया इंडोजेनिक मीन्स, एक्सोजेनिक मीन्स कौन से फोर्सेस है। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, जो फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है। फिर वोल्केनो, वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल एडप्ट सडनली। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फूटना, जो एक वेंट के द्वारा फोड़ करके बाहर लावा निकलते हैं, उसे हम वोल्केनो कहते हैं, जो मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलते हैं अर्थ क्रस्ट पर। सिमिलर व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब भी लिथोस्फीयर प्लेट मूव करते हैं तो अर्थ सरफेस वाइब्रेट करते हैं। अब अर्थक्वेक, वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो इसे जब स्लिप होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेट्स है
वो मूव करती है, स्लाइडली हिलती हैं, तो उससे भी अर्थक्वेक आता है। इसमें प्लेट्स मूव करती हैं। जो नीचे है जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्ट होती है उसे हम फोकस कहते हैं, और जो अर्थ सरफेस पे पहला पॉइंट आता है उसे हम सेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर। और यहाँ पे आपको अर्थ वेव के प्रकार दिखाए गए हैं, PSL वेव। P मतलब प्राइमरी वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, कम डिस्ट्रक्टिव होता है। S वेव ट्रांसवर्स वेव होता है जो P वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसे हम साउंड वेव भी कहते हैं, साउंड वेव से कंपेयर करते हैं। L वेव जो सरफेस वेव होती है जो दूर तक जाती है, ट्राई टू फाइंड आउट, और इसमें से आपको पता लगाना है कि सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स वेव कौन सी है। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. earthquake का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम रेडी रहें तो इसे हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भुज में जो earthquake आया था उससे कितनी, जो 2001 में भुज में जो earthquake आया था वो 6.9 रेक्टर स्केल पे, इतनी उसकी तीव्रता थी जिसने बहुत ही ज़्यादा जान माल की नुकसान किए थे। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर विथ, जो अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं हम, उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड नापने वाले मशीन का नाम है रिक्टर स्केल, जो हमें बताता है कि भूकंप किस तीव्रता के साथ आया है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, डेफिनेटली हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम प्रिपेयर्ड रहें तो बहुत जो नुकसान होते हैं, प्रॉपर्टी जान माल के जो नुकसान होते हैं, उससे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सेफ स्पॉट ढूंढें अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। आप किचन के नीचे घुस जाएँ, टेबल और डेस्क के नीचे, या साइड में वॉल के कॉर्नर में भी जा सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहें किससे, फायर प्लेस जहाँ पे आग जल रही हो उस जगह से दूर रहें, चिमनी से दूर रहें, विंडो से दूर रहें, या कोई मिरर है, पिक्चर फ्रेम है, उससे दूर रहें। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आप अपने फ्रेंड फैमिली सबको कॉन्फिडेंटली डिजास्टर से फेस करने के लिए रेडी करें और अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं। मेजर लैंड फॉर्म्स, landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is break up of the rock on the earth surface. weathering का काम क्या है, जितने भी रॉक्स हैं उसे ब्रेक डाउन करना। erosion का काम क्या है, it is a wearing away of the landscape by the different agent like water, wind, ice. इन सभी द्वारा जो लैंडस्केप है उस पर उसको नष्ट करना। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड etc एंड eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth. erosion और deposition द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, बट जो एंजल फॉल ऑफ वेनेजुला है साउथ अमेरिका का, वो हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड। फिर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, नाइजेरिया फॉल, नाइग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए के विक्टोरिया फॉल, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इस तरह से आप बहुत सारे फॉल्स को देख रहे हैं। वाटरफॉल मीन्स यहाँ पे आप देख पाएंगे वर्क ऑफ रिवर, रिवर की काम। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म अ वाटरफॉल। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वाटरफॉल बनती है। एज द रिवर इंटर द प्लेन इज ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म, इसको हम जब रिवर प्लेन में आती है तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्विस्ट और टर्न होती है, तो इसे मिएंडर कहते हैं।
मीएंडर मतलब मुड़ना, meander. Due to continuous erosion and deposition alongside of the meander, the end of the meander loop come close and close आते हैं, फिर कट जाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन जाती है। यहाँ से फिर डायरेक्ट रिवर या डायरेक्ट वो अपना रास्ता ही बदल देती है, तो उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर फ्लड प्लेन किसे कहते हैं? जो एरिया है जो जहाँ तक पानी फैल सकता है, जब बहुत ज़्यादा पानी हो रिवर में, तो उसे हम फ्लड प्लेन एरिया कहते हैं। लीव्स क्या है? साइड में आपको दिख रहे हैं लीव्स के फिगर। मेनली आप फिगर को मेन फॉलो करिएगा, ये फिगर्स सारे आपके कॉपी में होने चाहिए एज अ नोट्स, ताकि आपको मेंस में प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका। जब फिगर माइंड में होंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, अगर फिगर्स नहीं रहेंगे तो फिर कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितने भी फिगर आप बना सकते हैं उसे ज़रूर बनाएं अपने कॉपी में। रिवर बीइंग टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज उसे कहते हैं जब रिवर्स से एक रिवर आ रही है, उसमें से ढेर सारी रिवर निकल रहे हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जब एक रिवर में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं तो उसे हमें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स जब नदियों में से पतली पतली नदियाँ निकलती हैं, एक मेन नदी से जब ढेर सारी नदियाँ या स्ट्रीम निकलती हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इज़ बिगिन, और ये जब डेल्टा फॉर्म होती है तब जाके आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिल सकती है। डेल्टा आपको दिख ही रहे हैं। वर्क ऑफ सी वेव के काम, सी केव, सी आर्क, स्टैक, ये आप पढ़ सकते हैं कि सी केव क्या है। होलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, दे आर कॉल्ड सी केव। जब केव में सी द्वारा होलो बन जाए तो उसे सी केव कहते हैं। सी आर्क किसे कहते हैं? These activities become bigger and bigger, only the roof of the cave remain the sea arc। तो इसे सी आर्क कहते हैं, सिर्फ रूफ ही रहे। Further erosion break the roof and only wall are left। जब से वॉल रहेगा तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। तीनों के फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्क ऑफ आइस, अब आइस के क्या काम हैं? ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below glacier curve out deep hollow there। जब आइस मूव करती तो नीचे की जो रॉक है उसमें नुकसान पहुंचते हैं। ग्लेशियर मोरेन, द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड, silt get deposit, these deposits form glacier moraine। वर्क ऑफ विंड यहाँ दिख ही रही है। मशरूम रॉक, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। द डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम commonly called mushroom rock। sand dune, when it stop blowing the sand fall and get deposit in low hill is sand dune। Loose, when such sand is deposit in large area it is called loose। जब लार्ज एरिया में सैंड फैली होगी तो उसे हम लूज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, एयर। इसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर की कंपोजिशन क्या है और ये एयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एयर in the atmosphere create a greenhouse effect by trapping the heat radiate from the earth। It is therefore called greenhouse gas। Without it earth would have too cold to live। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे डू यू नो में बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ जब हीट रेडिएट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वो अर्थ को गर्म रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी होगी जहाँ पे सब फ्रीज़ हो जाएंगे। बट
आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से अब अर्बन हीट इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो पॉज करके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। ऑल लिविंग बींग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफियर फॉर देयर सर्वाइवल। हमारा जो अर्थ है एक ब्लैंकेट, एयर के, हवा के ब्लैंकेट से ढका हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाना के बिना कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, बट बिना सांस लिए आप अपनी सांस को रोक के देखिए, कितना देर रह पाएंगे? 5 मिनट? 5 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। सांस रोक के हम रह नहीं सकते, हमें एयर चाहिए तो चाहिए। तो ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द सन रे। ये हमें सन रे से भी बचाती है, जो यूवी रे आती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक। जब दिन के समय अगर एयर नहीं होंगे या एटमॉस्फेयर नहीं होंगे तो हम दिन में बेक हो जाएंगे, इतनी गर्मी होगी, और रात को एकदम फ्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए एयर और एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हेयर यू सी दैट सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर जो एयर से बना है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन का। 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑर्गन 0.93%, ऑल अदर 0.04%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। बट कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो आज हम अर्बन हीट के रूप में देखते हैं। डू यू नो, सॉरी, अर्बन हीट अलग है और ग्लोबल वार्मिंग अलग है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी तरह से हमारा अर्थ हीट हो रहा है, और अर्बन हीट मीन्स जो आज अर्बनाइजेशन है वहाँ पे कंक्रीट का यूज़ हो रहा है। जो गांव में सड़कें होती हैं वो मिट्टी, ईंटों से बनती हैं, और जो शहर की सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कंक्रीट से बन रहे हैं। कंक्रीट फिर हीट को एब्जॉर्ब करती है दिन के समय में, और रात के समय में हीट रेडिएट करती है। इस वजह से अर्बन हीट देखने को मिल रहा है। ये भी आपके यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, जिसका मैंने आंसर दे दिया है। अब आप इसे अच्छे से समझ के लिखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ़ यू वांट देन पॉज द वीडियो एंड मेक शॉर्ट नोट्स। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो नाइट्रोजन है हम लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, हम उसको डायरेक्ट ले सकते हैं बट यूज़ नहीं करते। और पौधों को भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, तो वे बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन लेते हैं। फिर ऑक्सीजन हमारे इनहेल करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, खाने को बनाने के लिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए प्लांट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही है जो ऑक्सीजन का यूज़ करके, जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती एज अ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन को मतलब प्रोड्यूस करती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट, और जो हमारे लिए ज़रूरी है। और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, उसे वो यूटिलाइज़ करती है अपने खाना बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए जितना ज़रूरी है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ज़रूरी है। और सिर्फ प्लांट ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए भी हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जाता है, और इस जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे वातावरण में होगा। और ये तो मैंने सब बता ही दिया आपको कि CO2 लेवल बढ़ते ही जा रहा है, और इसका दूसरा भी रीज़न है कि हमने पेड़ पौधे बहुत काट रखे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए काट दे रहे हैं। कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पे हम पेड़ पौधों को ही पहले काटते हैं। जंगल पहले से आज 10 साल पहले जितने थे, आज उसके कम से कम आधा हो चुके हैं।
इस तरह से हम, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करेगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर एज अ लेयर वाइज। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचला लेयर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जिसमें हमारे सारे हम रहते हैं, हमारी ब्रीदिंग रहती है, हमारे सारे एयर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें वेदर क्लाइमेट चेंज हम देख पाते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो उसके ऊपर वाला काम डाउन वाला फेज़ होता है, यहाँ पे एयर मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे गैसेस भी कम पाई जाती है जो स्टेबल काम डाउन होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, जो ओजोन लेयर बनाती है, जो हमारे यूवी रे जो सन से आ रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। और मेसोस्फेयर उसके स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली है। फिर थर्मोस्फेयर जो बहुत ही हीटेड एरिया होती है। एक्सोस्फेयर जो पूरी बाहर होती है। अब यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझा दूँ मैं थोड़ा सा। ट्रोपोस्फेयर जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से थोड़ी सी ऊपर है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो दोनों को जोड़ती है उस एरिया का नाम है ट्रोपोपॉज, जहाँ पे दोनों एयर एक दूसरे से मिलती हैं, लेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन चलाई जाती है, ओजोन पाया जाता है। आपको यहाँ बता दूँ मैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको ट्रोपोस्फेयर में जो लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में कभी कम होता है कभी बढ़ता है टेम्परेचर। और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जोड़ने वाली लेयर उसे स्ट्रेटोस्पोज कहते हैं। इसमें भी टेम्परेचर फॉल हो रही है। और मेसोस्पोज जो थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जोड़ती है। एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर एकदम ही कम होती है। इस तरह से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज समथिंग दैट fiddle with its control knob. Weather is this hour to hour day to day condition of the atmosphere. जो डे टू डे कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं, कि आज का मौसम कैसा है, जस्ट आज का, कभी हीट है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश हो रही है। इस तरह से डे टू डे कैसा मौसम है, आवर टू आवर, उसे हम वेदर कहते हैं। जब किसी एरिया की एवरेज निकालते हैं कि वेदर कंडीशन क्या रही है, तो उससे हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, कि कितना एयर हॉट है, कितना एयर कूल है। इंसोलेशन मीन्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन, कि टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाले को हम इंसोलेशन कहते हैं। इट इज़ इनकमिंग सोलर एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय द अर्थ। अर्थ पे जो इक्वेटर है वहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्ट आती है बहुत ही ज़्यादा हीट के साथ, और जैसे हम पोल की तरफ जाते रहते तो वहाँ पे स्कैंटी हो जाती है सन रे, तो वहाँ पे इंसोलेशन कम होती है। फिर टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज। जो सिटी की टेम्परेचर है वो विलेज की टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट मटेरियल इन बिल्डिंग एंड एसफॉल्ट ऑफ रोड, ये मैंने आपको बताया ही, इस वजह से अर्बन हीट होते हैं। एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेश अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन योर बॉडी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर एयर का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, हमें बट महसूस क्यों नहीं होता है? इसके कारण क्या है? इसका कारण है कि बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। इसलिए हमें फील नहीं होता, क्योंकि जो एयर प्रेशर लग रही है चारों तरफ से हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है। इस वजह से जब देखिएगा एरोप्लेन पे हम जाते हैं या किसी भी हाई हिल्स पे जाते हैं, वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाती है और किसी किसी के नाक से ब्लड आने लगता है। बिकॉज जो एयर प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रही है, अभी हम जहाँ पे हैं अपने घर पे, जो नॉर्मल
जगह पे हम हैं, जब हम हिल्स पे जाते हैं तो हमारी जो बॉडी अंदर से प्रेशर लगा रही है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल है। जब हम हिल्स के नीचे थे तब जो हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही थी, जब हम हिल्स के ऊपर आए तो बॉडी उतना ही प्रेशर लगा रही, बट एयर की प्रेशर कम होने की वजह से हमारे बॉडी की प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ब्लड नाक से आने लगते हैं, कभी कभी मुंह से आते हैं, कभी कभी कान से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही इक्वली। यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। कभी भी जो भी एयर मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाएगा। विंड, विंड किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर एरिया बता दिया आपको, लो प्रेशर एरिया, हाँ, जो हीटेड है, जब कोई एयर हीट हो रही है तो गर्म होकर वो ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और जैसे ठंडे जगह पे या ठंडे इमेजिन कीजिए वातावरण में, जब टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा वहाँ की एयर, तो वो हैवी होगी, तो वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा। यहाँ पे वही बोला गया कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया जब एयर मूव करती है तो इसे हम विंड कहते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में आप ज़रूर आज ही बना लीजिएगा। यहाँ पे है कि विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप से हम विंड को डिवाइड कर सकते। परमानेंट विंड, जो ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली के नाम से फेमस है, ये परमानेंट विंड है जो कॉन्स्टेंटली पूरे साल बहती है एक ही डायरेक्शन में। सीजनल विंड, दिस विंड चेंज देयर डायरेक्शन, ये सीज़न के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन चेंज करती है। फॉर एग्जांपल मानसून विंड इन इंडिया। लोकल विंड, जो कि डे के हिसाब से बदलती रहती हैं, जैसे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब हो गई लोकल विंड। ये आप ज़रूर फिगर अपने कॉपी में बनाइएगा। इस फिगर को मैं थोड़ा समझा दूँ, आपको दिख रहा है इक्वेटर लो प्रेशर, इसे डोल्ड्रम एरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शंस नहीं होती है, ना वेदर, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, ये शांत एरिया है, इसलिए इसे डोल्ड्रम कहते हैं। नॉर्थ ट्रेड विंड और साउथ ट्रेड विंड, यहाँ पे साल में 365 दिन बारिश होती है, पूरा ह्यूमिडिटी से भरा होता है, कंटिन्यू 12 बजे तक हीटिंग, 4 बजे तक हीटिंग, उसके बाद से आधा दिन बारिश होती है, आधा दिन हीटिंग चलती है। फिर उसके ऊपर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड, उसके बाद सब पोलर प्रेशर। इस तरह से जो एयर की फंक्शंस है ये आप पढ़ लीजिएगा, अभी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है। साइक्लोन नेचर्स फरी, जो नेचर का तांडव है, साइक्लोन उड़ीसा सी कोस्ट पे 1999 में जो बहुत भयानक साइक्लोन आए थे, बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ था। यहाँ पे एज एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। When water evaporate from land, different water body, it become water evaporation, water vapor. यहाँ पे साइक्लोन रेनफॉल दिखाई हुई है, जब बहुत ज़्यादा एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आसपास वो एयर ऊपर जाती है, आसपास की ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं, इस तरह से ये सर्कुलेशन चालू हो जाती है, इसे हम साइक्लोन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स जब लिक्विड फॉर्म में वाटर वेपर नीचे आती है लैंड पे एज अ रेन फॉर्म, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे ही धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।